मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। यदि आप मेरी जर्नी चाचा के अनुभव को फॉलो कर रहे हैं तो चाचा के अनुभव में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरा पहला एपिसोड्स देखा है तो आपको पता चला होगा कि मैं अपने ब्रेन एन्यूरिज्म सर्जरी के लिए तैयारी कर रहा था। आज का दिन डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है कि तैयारी ख़त्म हुई, मेरी सर्जरी भी हो गई। अब मैं घर में हूँ और रिकवर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से फिर से एक बार बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी सर्जरी हो गई है। मेरे 2 एन्यूरिज्म थे, मेरे दोनों एन्यूरिज्म क्लिप हो गए हैं। सर्जरी सक्सेसफुल रही। मैं घर आ गया हूँ और मैं यहाँ पे रिकवर कर रहा हूँ और आज मैं आपको ले चलूँगा मेरी पूरी जर्नी, जिस दिन मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद क्या हुआ और सर्जरी के बाद घर आके कैसे क्या हुआ और मैं कैसे रिकवर कर रहा हूँ। मेरा फिज़िकल स्टेट कैसा है, मेरा मेंटल स्टेट कैसा है और मैं इमोशनली कैसे फील कर रहा हूँ। तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हर मरीज डिफरेंट होते हैं, हर लोगों का एन्यूरिज्म डिफरेंट होता है, हर लोगों की रिकवरी डिफरेंट होती है। सो आप जो कुछ भी करें वो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से करें। इस वीडियो के द्वारा मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सर्जरी डे से। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम लोगों ने प्लान किया था कि कौन हमें हॉस्पिटल ड्राइव करेगा सर्जरी डे में। हमें हॉस्पिटल सुबह के 5 बजे पहुंचना था। रात में मैं सराउंडेड था अपने फैमिली मेम्बर और अपने दोस्तों के साथ, सबसे बात कर रहा था। फिर हम लोग सोने गए। सोना बहुत ही डिफ़िकल्ट था पर किसी तरह हमने कुछ आवर की स्लीप ली और सुबह 3 AM को मैं उठ गया क्योंकि मुझे प्रिपेयर होना था हॉस्पिटल के लिए। उन लोगों ने एक स्पेशल एंटीबैक्टीरियल सोप दिया था मुझको, उससे शावर लेना था जो कि मैंने लिया। रात को 12 बजे के बाद ना मुझे कुछ खाना था ना कुछ पीना था। ओनली मैंने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ली थी एक सिप वाटर के साथ। उसके बाद हम लोग सुबह के 4:20 पर अपने घर से निकले। गुड मॉर्निंग। अभी आज मेरा सर्जरी डे है और अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुबह के 4:30 बजे हैं। मुझको करीब 5 बजे वहाँ पे रहना है। मेरे साथ मेरी वाइफ है और मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड जो अपने वर्क से ऑफ लिए हैं मुझको हॉस्पिटल ले जाने के लिए और मेरे सर्जरी के टाइम में मेरे साथ रहने के लिए। डॉक्टर ने कहा था कि सुबह 5 बजे हॉस्पिटल पहुंचना है। हम लोग एग्जैक्ट 5 बजे ही हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ही सन्नाटा था। तो हम लोग अंदर गए तो तुरंत ही हमें चेक इन कर लिया गया, तुरंत ही मुझे एडमिट कर लिया गया और जा कर के कई तरह के टेस्ट करने लगी। एक के बाद एक नर्स लोग आ रहे थे। सब लोग सिर्फ एक सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, जिसको मैंने कम से कम 5-6 बार वर्बली और 2 बार रिटर्न में दिया कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों हूँ, क्या मेरे को प्रॉब्लम है। देखना चाहते थे कि मेरा न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ऑपरेशन के पहले सही है कि नहीं। उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी ब्लड लिया टेस्टिंग के लिए और ये सारा कुछ ख़त्म हो गया था अराउंड 6:15 से 6:20 पर। और उसके बाद फिर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आए। वो आकर के मेरे सर में एक मार्क करके गए कि कहाँ पे ऑपरेशन होगा। और उन्होंने कहा कि करीब 8:30 बजे वो मुझे वहाँ से ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे। और उस समय सिर्फ 6:30 बजे थे। मुझे पता नहीं उन लोग क्यों मुझको इतना जल्दी बुलाते हैं। तो वो 2 घंटे मुझको तो लगा कि जैसे कि क्लॉक बंद ही हो गई है। दिन भर पूरा टाइम मैं क्लॉक देखते रहा कि कब टाइम बढ़े। ये अच्छा था कि मेरी वाइफ और मेरे दोस्त वो सब हमारे साथ थे, तो हम लोग कुछ बात करते करते निकल गए।
टाइम निकाले। फाइनली अराउंड 8 o'clock में या और 8:15 होगा तब मेरे न्यूरो सर्जन हमारे पास आए। हम लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि न्यूरो सर्जन डायरेक्टली सर्जरी रूम में आएंगे, लेकिन वो हमारे पास आए और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे सर में कहाँ पे कट होगा। और उसने जो एक्सप्लेन किया उससे हम लोग को बहुत सरप्राइज़ मिला और बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें मेरा काफ़ी लंबा कट होने का था, एक क्वेश्चन मार्क की तरह से कट होता है जो कि पूरा के पूरे यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सर से लेके अंत के सर तक यहाँ तक इतना काटा जाता है, जो कि हम लोगों ने इंटरनेट में सर्च किया था। तो उन्होंने बताया कि वो जैसा सर्जरी करते हैं वो इतना लंबा कट नहीं करते हैं। उन्होंने 2 ऑप्शन दिया कि एक तो मेरे यहाँ पे फोरहेड में यहाँ पे करेंगे तो वो छोटा कट होगा, इतना बड़ा कट करीब कट होगा पर यहाँ पे रहेगा, लेकिन वो सामने रहेगा तो वो दिखेगा। या फिर बोले कि उससे हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे लेकिन थोड़ा पीछे करेंगे तो उसमें वो दिखेगा नहीं। तो अगर आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा कट अभी थोड़ा पीछे में है, थोड़ा लंबा है। तो हम लोगों ने कहा कि हम कॉस्मेटिक के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे थे, हमने अपने डॉक्टर पर ही छोड़ दिया कि आप जो जैसा उचित समझे आप वैसा ही कीजिए। कॉस्मेटिक में हम लोग उतना ज़्यादा चिंतित नहीं है। तो उन्होंने शायद पीछे करके इतना थोड़ा लंबा कट किया, लेकिन तभी भी हम स्क्रीन में आपको दिखाएंगे कि जो एक्चुअल कट होता है एक क्लासिक तरीका से पुराने टाइम में जैसा करते थे वो काफ़ी बड़ा होता है इससे। तो ये बहुत अच्छा हम लोग को प्लीजेंट सरप्राइज मिला। तो मैं अब रेडी हूँ ऑपरेशन में जाने के लिए। मेरा पूरा प्री ऑप हो गया है, आईवी का पॉइंट लगा दिया गया है और जहाँ पे कटेगा उसका मास्क भी कर दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हमको वेट करना है करीब 2 घंटे, उसके बाद वो हमको लेके जाएंगे एनेस्थीसिया देने के लिए। उसके बाद में डॉक्टर के जाने के बाद में करीब 8:20 में हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आए। उन्होंने मुझे सम कामिंग मेडिसिन दिया जिससे कि थोड़ा बहुत मैं सीडेट हो गया, और उसके बाद चांस था सबसे गुड बाय बोलने का। तो उस समय मेरी वाइफ थी, वाइफ से गुड बाय बोले, और मेरे फ्रेंड्स जो हमको ड्राइव किए थे उन लोग से गुड बाय बोले, और मुझको एक ट्रॉली में ले करके हॉस्पिटल के हॉलवे से ले जाया जा रहा था। बस मैं उतना ही याद है मेरे को, और उसके बाद तो फिर ऑपरेशन के 2 दिन के बाद का याद है। Day 1 ऑफ द सर्जरी एंड ICU रूम। सो जैसा मैंने कहा कि मुझे लास्ट वही याद है कि मैं ट्रॉली में था, मैंने अपनी वाइफ और अपने दोस्तों से गुड बाय बोला और ट्रॉली हॉलवे से चले गई, और उसके बाद से मुझे बहुत कुछ याद नहीं है। हालांकि कुछ भी याद नहीं है मेरी, जो भी मेमोरी है वो सब जो लोग बात कर रहे हैं, लोग बताए उससे है। थोड़ा बहुत मुझे ये याद है कि मैं रात में पता नहीं वो कौन टाइम था ICU रूम में उठा और हमारी वाइफ मुझको सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी, और मुझे याद है कि वो रात में मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो हैं वो मेरे साथ रात भर हॉस्पिटल में थे, और हर 1 घंटे में नर्स आती थी हम मेरे को चेकअप करने के लिए, और एवरी टाइम वो आती थी तो मेरे दोस्त की भी नींद खुल जाती थी। वो मेरे बगल में सो रहे थे एक सोफ़ा में, और वो उठते थे, वो उससे बात करते थे। तो बस उसी तरह की मेरी मेमोरी है, डायरेक्ट मेमोरी। इनडायरेक्ट मेमोरी से मुझे पता है कि जैसे मेरी वाइफ ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे विज़िट किए थे हॉस्पिटल में, और मैं फुल सेंस में उन लोगों से बात किया था, पर मुझको अभी याद नहीं है उस बारे में। मेरे एक दोस्त भी आए थे और मैंने उनको पहचाना, उनसे बात किया, उनका नाम लिया, पर मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने उनको हॉस्पिटल में देखा था। वो ये सब वो जो मुझको एनेस्थीसिया दिया गया था उसके कारण ऐसा हो सकता है। और अभी जो मैं स्टोरी बताना चाह रहा हूँ वो सब सेकेंड हैंड स्टोरी है, बिकॉज मुझको तो कोई ख्याल नहीं था। तो मुझे ऐसा, जैसा मैंने बताया कि अराउंड 8:30 सुबह के 8:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया था, और हमारे सर्जन का एस्टिमेट था कि अराउंड दोपहर के 2 या 3 बजे मैं वापस आ जाऊंगा।
तो हमारी वाइफ और हमारे फ्रेंड सब कोई वहाँ वेटिंग रूम में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तो 3 बज गया, 4 बज गया और कोई खबर नहीं। तो अराउंड 4 बजे की करीब हमारे न्यूरोसर्जन आए वहाँ पे, और उन लोगों ने मेरे वाइफ और मेरे फ्रेंड्स लोग को बताया कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे दो एन्यूरिज्म है। हमारा एक तो है MCA जो कि सामने में है मेरे आँख के पीछे में, उसको वो इजी था, वो उनको उसको तुरंत फिक्स कर लिए। जो दूसरा एन्यूरिज्म है वो बोलते हैं ACOM, जो कि मेरे सेंटर ऑफ द ब्रेन में था, थोड़ा डीप डाउन था। उसमें वो बोले कि जब हम लोगों ने DSA किया था और इमेज लिया था तो उसमें हमको कोई ब्लॉकिंग आर्टरी नहीं दिखा था, लेकिन जब हम लोग काट करके अंदर गए तो बीच में एक तो आर्टरी ब्लॉक कर रहा था। तो उस ब्लॉक कर रहा था तो उसमें वहाँ पे क्लिप करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीका अपना करके उसको किया। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले एपिसोड में बताया होगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस न्यूरोसर्जन से मिला था और इस न्यूरोसर्जन ने मुझे रिस्क के बारे में बताया था कि इस ऑपरेशन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया था कि लेस देन 1%, क्लोज टू 0% चांस है कि आदमी का डेथ हो सकता है, जो कि उसने कहा कि मेरे ऑपरेशन के दौरान कभी कोई का नहीं हुआ। और 5% जो चांस है कि न्यूरोलॉजिकली डेफिसिट हो सकता है कोई का, सोचने में, कुछ याद करने में, देखने में किसी तरह की प्रॉब्लम रह सकती है, पर उसका 5% है। उसमें भी हमारे सर्जन बहुत कॉन्फिडेंट थे कि बोले कि मेरे साथ में वो 5% 0.5% है, हम इतना संभल के करते हैं। तो उस समय मैंने अपने डॉक्टर को कहा था कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि अगर ऐसा कोई स्थिति आए कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं मर जाऊं, लेकिन मैं विकलांग हो करके, डिसेबल हो करके मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहूँगा। मैंने ऐसे ही कह दिया था डॉक्टर को, पर वो हमारे डॉक्टर को वो याद था। तो जब वो 4 बजे 4:30 बजे निकल करके मेरे फैमिली को ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उसने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड ने कहा था कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो न्यूरोलॉजिकली सेम रहे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके 3-4 कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करके उसको किया है, ये जानने के लिए कि इससे उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं रहे। तो प्लान था कि मेरे 2 एन्यूरिज्म में एक क्लिप लगाने का, पर अंत में उस डॉक्टर ने एक एन्यूरिज्म में 3 क्लिप लगाए, तो उनको टोटल 6 क्लिप लगाना पड़ा। पर वो बोले कि इसके बाद में वो और भी टेस्ट करेंगे, वो एकदम श्योर होना चाहते हैं कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो DSA, जिसके बारे में मैंने पहले एपिसोड में ही बताया, डिजिटल सेरेब्रल एंजियोग्राम, तो उन्होंने कहा कि मैं एंजियोग्राम फिर से करूँगा कल, जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को घर भेजूँगा। तो ये मैं नहीं सोच सकता हूँ कि इससे अच्छा न्यूरोसर्जन मुझको मिल सकता था। तो ये तो मेरे लिए गॉड सेंड था, भगवान की कृपा थी, दोस्तों के प्रेयर की कृपा थी कि मुझको इतना अच्छा सर्जन मिला और सब कुछ इतने अच्छे तरीके से हो गया। Day is this? This is January 16th at UMMC. I remember that week. No, day 1 or day 2 of your recovery? Day 2. Okay, good. How are you feeling today? Yeah, okay. Little bit tired. I know, Actually, very tired. very tired. Okay. But you're doing great. Yeah, Yes. That's what the doctors feedback too. yeah. Yes, that's good. Done? You want to show thumbs up? सो ऑपरेशन का दूसरा दिन। पहला दिन जैसा मैंने बताया कि ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद वो लोग मुझे CT स्कैन के लिए लेके गए, और CT स्कैन से जब वापस आया तो डॉक्टर ने बताया कि CT स्कैन सब ठीक आया है, लेकिन अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा भी ब्लड जा रहा हो, तो वो CT स्कैन में पता नहीं चलेगा। उसलिए मुझको DSA, जो कि मैंने पहले बताया, डिजिटल सेरेब्रल एंजियोग्राम, वो वाला फिर से करेंगे, वो दूसरे दिन करेंगे। Day 2 को मुझे DSA के लिए
शेड्यूल किया गया था। अगेन अभी भी मेरी मेमोरी पूरी फॉगी थी, तो मुझको याद नहीं है डे 2 में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पर मुझे ये बताया गया कि डे 2 के सुबह सुबह में मुझको DSA के लिए लेके गया। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब फर्स्ट टाइम मेरा DSA हुआ था डायग्नोसिस के लिए, तब उन लोग ने रिस्ट आर्टरी का यूज़ किया था, पर इस समय फॉर कोई रीजन के कारण उन लोग रिस्ट आर्टरी नहीं यूज़ कर पाए, तो उन्होंने मेरे ग्रोइन आर्टरी को यूज़ किया था। ग्रोइन आर्टरी से एक होल करके फिर वहाँ से एक ट्यूब ले जा करके कलर डाई को ब्रेन के पास डाल करके फिर से उन्होंने पिक्चर्स लिया। तो जब वो DSA ख़त्म हुआ उसके बाद में फिर हमारे न्यूरोसर्जन फिर आए और वो बहुत खुश थे। उन्होंने सबको बताया कि सब कुछ अच्छा से हो गया। उनको डाउट था कि जो मेरा सेंटर वाला ACOM एन्यूरिज्म है उसमें कुछ मिलीमीटर रह गया है, जहाँ पे अभी भी ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है। उसीलिए वो चाह रहे थे कि DSA कराया जाए। तो दूसरे दिन उन्होंने फिर आया, उन्होंने फिर से DSA किया और उसके बाद में फिर वो आ करके मेरे फैमिली मेम्बर सबको बोले कि वो बहुत खुश है रिजल्ट से, मेरा दोनों एन्यूरिज्म कम्प्लीटली क्लोज हो गया है, हमको अभी कोई वरी नहीं करना है। 2 साल के बाद में एक बार और हम DSA करके और देख सकते हैं कि और कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ था। मैं फिर से ICU में आ गया था, पर मुझको बोला गया कि जैसे ही कोई एक रूम अवेलेबल होगा, नॉर्मल रूम, मुझको वहाँ भेज दिया जाएगा। अब ICU रूम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन लोग बीच बीच में आ करके मुझसे सब न्यूरोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते थे, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ का क्या है, तुम क्यों, कहाँ पे हो, क्यों हो, और मैं सब बता पा रहा था। तो जो वो चिंता थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो अब उन लोग बोले कि आज के दिन कभी भी आपको नॉर्मल रूम में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। Today is the day 3 of my in the hospital. I'm feeling all fine. Only thing is there is a swelling on my right eyes. Doctor says that it's normal. I'm putting ice patch and all. इस पॉइंट के बाद मेरी कोई मेमोरी फॉगी नहीं है। फिर मुझको सब याद है। मुझको याद है कि मेरे बच्चे मेरे को विज़िट किए। मुझको ये भी याद है कि मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स मेरे को विज़िट किए। उसके बाद मुझको ये भी याद है कि मुझको ट्रांसफ़र किया गया। मैं शायद 6 या 7th फ्लोर में था, मुझको नीचे ट्रांसफ़र किया गया एक नॉर्मल रूम में रात में, और उस रात को मेरी वाइफ मेरे साथ में थी। तो अब मुझको मेरी मेमोरी पूरी वापस आ गई थी। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे, जो कि डे 3 हुआ, फिर मैं वेकअप किया, तब 2 फिज़िकल थेरेपिस्ट आए और फर्स्ट टाइम उस समय उन लोगों ने मुझे बेड से उतार करके वॉकर दिया कि वॉकर से आप चल के दिखाइए। तो मैंने 5 या 6 कदम वॉकर से चला होगा। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये वॉकर से मुझे दिक्कत हो रहा, मैं ऐसे ही चल लेता हूँ। तो मैंने वॉकर छोड़ करके पूरी गली में अपने आप चल दिया। वो देख करके हमारे फिज़िकल थेरेपिस्ट बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर बोले कि आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं क्या? तो फिर मैंने 5 सीढ़ी बिना कोई हेल्प के चढ़ा और फिर उतरा। तब उन लोग बहुत खुश थे, बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो आज ही घर जा सकते हैं। उन लोगों ने वापस मुझको लेकर के आया वापस। मैं अपने वो नॉर्मल रूम में आया और विदिन आवर्स में भी आधे घंटे में हमारा डिस्चार्ज पेपर आ गया और बोले कि भैया आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से। मेरे कपड़े जो थे वो कपड़े मेरे पास थे नहीं, क्योंकि वो कोई दूसरे कार में थे, वो कार घर में था। अभी जो था हमारे दोस्त का कार था। वो नर्स लोग बोले कि चिंता मत करो, ये गाउन ले जाओ, ये ब्लैंकेट ले जाओ, लपेट के चले जाओ तुम यहाँ से, भागो। तो उन्होंने किसी तरह से मुझको हॉस्पिटल से भगाया एक तरह से कि तुम जाओ घर में जाके आराम करो, सही हो जाओगे। तो फिर मुझको याद है, मैं व्हील चेयर में मुझे नीचे लेके आया गया, फिर कार आई, मैं वहाँ से व्हील चेयर से कार में बैठ गया और कार मेरे घर में आ गया। मैं घर में था बहुत जल्दी, जितना मैं सोचा था। मुझको पहले बोला गया था कि 3 से 5 दिन तक रहना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। मैं तो 2 रात रहा, या हाँ 3 रात रहा होगा, और मैं तुरंत घर में आ गया। सो मुझको बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी जल्दी घर में आ गया और इतना अच्छा प्रोग्रेस हो। Yeah, this is the day 3 of my surgery, I think. Little bit foggy. I think I am all okay.
My bowel movement is not coming. That's bothering me a lot more than anything else. I do have some pain in my incision, but I'm under the medication, so it doesn't feel that bad. डे 4, और सबसे अच्छी बात डे 4 की ये थी कि मैं अपने बेड में उठा उस दिन अपनी वाइफ के साथ। उससे अच्छा और क्या हो सकता है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो पार हो गई थी। मेरे दोनों एन्यूरिज्म अब सही हो चुके थे, उन दोनों को फिक्स कर दिया गया था। और अगर आप मेरी जर्नी देख रहे हैं तो आपको पता है कि मेरी बिगेस्ट वरी थी ये कि मेरे में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं रह जाए। और भगवान की दया से मुझको लगता है कि वो अब मेरे बिहाइंड में है। मैं सबको पहचान रहा हूँ, मुझको सब कुछ याद है, मेरा ब्रेन वैसे ही चल रहा है, मेरे स्पीच में स्लर नहीं है, मैं सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। सो भगवान की कृपा से, मेरे डॉक्टर की कृपा से, आप लोगों के सबके प्रेयर की कृपा से, मेरे फैमिली के सपोर्ट की कृपा से मैं बैक टू माई सेल्फ हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि मुझको अभी स्लो लेना है, अभी लॉन्ग रिकवरी का टाइम है। एक बिग कट है, इसको हील होना है, मुझको इसको प्रोटेक्ट करना है कि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, और थोड़ा एक्टिव रहना है। तो वो सब चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। इमोशनली भी हमको स्ट्रांग रहना है, मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। 5वां दिन, और मुझको सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या लगा। जनरली बोलते हैं कि रिकवरी ऐसे होता है, मतलब कि एवरी डे हम बेटर होते जाते हैं। तो मेरे को सरप्राइज़ ये लगा कि 5वां दिन आते आते मैं थोड़ा डाउन हो गया। My pain is unbearable today. I think initial few days I had a lot of under the influence of anesthesia, so I didn't feel it and it worn off. I am taking Tylenol and one another medicine, but pain is very high on my cut side. So I just woke up with the intense pain. Just took Tylenol. I'm gonna rest and see how it gets better. उसका रीज़न ये हो सकता है कि पहले 4 रोज़ में स्टिल इतना जो एनेस्थेसिया और इतने मेडिसिन थे उसका इम्पैक्ट में था, तो उतना पता नहीं चल रहा था। और 5वां दिन आते आते आई थिंक वो सबका असर कम हुआ, उसलिए ऐसा हो रहा था। तो क्या हो रहा था मेरे साथ, एक कि मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता हूँ, आई थिंक वो तो नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा कि मूव करते रहने के लिए, ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम बेड में रहे। और मैं चलता बहुत हूँ। मैं सर्जरी के पहले मैं एवरी डे 13,000 स्टेप्स लेता था, जो कि करीब 2 घंटा चलना होता है, करीब 6-7 माइल। पर अभी बोले कि बहुत ज़्यादा चलना नहीं है पर चलते रहना। तो मैं अपने आप टारगेट सेट किया कि ठीक है, हाँ, पहले मैं 13,000 स्टेप चलता था तो कम से कम 6,000 स्टेप चलेंगे। 6,000 स्टेप मतलब 1 घंटा चलना, तो 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर, 20 मिनट शाम हो जाएगा। पर वो 20 मिनट चलने में ही मुझे बहुत थकान आ जाती है इवन अभी भी। तो वो एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा हुआ कि पहले 3-4 रोज मुझको इंसिजन साइट में थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, शायद दवाई मैं बहुत ज़्यादा खा रहा था। तो अभी क्या हुआ कि अभी ये दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत असहनीय दर्द है। तो टाइनानॉल और आइब्रोप्यूफिन जो होता है, जो नॉर्मल पेन किलर होता है, पहले उन्होंने स्पेशल पेन किलर दिया था पर वो रोक दिया, बोला कि आप नॉर्मल जो पेन किलर होता है जो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं उसी को खाइए। तो मैं उसको खाना शुरू किया, तो उससे कंट्रोल में है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे पूरा मैस हुआ है। मुझे बोला गया है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन पानी नहीं लगाने के लिए इंसिजन साइट में। पर उन लोग आकर के वो मलहम लगाते हैं ना, दवाई ये इंसिजन को के लिए, तो उससे पूरा का पूरा बाल पूरा स्टिकी होके गंदा हो रखा है। तो वो एक प्रॉब्लम है। पर मैं शावर ले रहा हूँ, वो हेड डाउन शावर ले रहा हूँ, उससे शावर नहीं मतलब बाथ ले रहा हूँ, तो उससे ठीक है। तो एक ये हमारा हेड का था। और बस ये जनरल थकावट है, और मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया है, तो खाने का मन नहीं करता है। और अगर खाने का मन करता है तो ज़्यादातर खाली फ्रूट या स्वीट खाने का मन करता है, क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है, तो उसके नंबर अप डाउन शायद हो रहे हैं, उस कारण मुझको वो प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है बोर्डम का,
कि मैं कभी इतना टाइम तक बिना कुछ काम के रहा नहीं। और वेलकम टू 21st सेंचुरी। मेरा टीवी, मेरा फ़ोन, मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप सब कुछ ले लिया गया है मुझसे। डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट किया है, बट हमारी वाइफ ने उससे 4 गुना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने में भी इतना टाइम लगा, इतना दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उसके बिना भी मेरे को टाइम कम चल रहा है। लेकिन बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार वालों का, जो लोग मुझको कॉल करते हैं। जब वो कॉल करते हैं तो मैं कुछ देर बात कर लेता हूँ तो मेरा मन बहल जाता है। अदरवाइज टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो डे 6 एंड डे 7, छठा दिन और 7वां दिन। एक्चुअली बोला जाए तो मेरे ख्याल से जो 5वां दिन, छठा दिन एंड 7वां दिन वो करीब करीब कांस्टेंट रहा है। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं पड़े। आई एम फीलिंग ओके, little bit worse than last 2-3 days. I think it's because I was under the influence of lot of medications that's wearing off right now. Not any major problem, but yeah, little bit of pain in my incision site, and when I walk, I feel tired pretty soon, so can't walk much. But other than that, neurological, I think I am fine. I can remember thing, recognize thing. Only thing is that some of the recent days just after the surgery, I have no idea about the people who visited me, people I spoke to. But that's maybe because of I was under the narcotic. Today I had my appointment with my primary care, and she seems to be very pleased with my progress, and everything went well. So we'll see next few days how it goes, but feeling good now. Thank you. एक चीज़ मेरे को हुआ कि मेरे को डॉक्टर ने इन सब के साथ में मुझको स्टूल सॉफ्टनर भी दिया था। वो मैंने किसी कारण से 1-2 दिन नहीं लिया, और वो नहीं लिया, वो मुझको बहुत महंगा पड़ा। बिकॉज उससे क्या होता है कि जब आप बाथरूम में जाते हैं, प्रेशर डालते हैं, तो प्रेशर सीधा आपके स्टिच पर फर्क पड़ता है और उससे काफ़ी दर्द होता है। तो उससे सीख मिली, तो मैंने तुरंत उस स्टूल सॉफ्टनर को ट्राई किया, और जो लैक्सेटिव होता है, जो इसबगोल टाइप की चीज़ होती है, वो सब भी ट्राई किया, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैंने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर किया। तो वो एक मुझको नया प्रॉब्लम हुआ। बट अदर देन दैट 5वां, 6वां और 7वां दिन करीब बराबर ही रहा है। हल्का फुल्का दर्द होता है, जो कि मैं टाइनोल या आइब्रोप्यूफिन खाता हूँ तो उससे ठीक हो जाता है। 1 घंटा मैं वॉक कर रहा हूँ, और मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि मेरे को न्यूरोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट नहीं हो, और भगवान की दया से, आप लोगों की दया से, जिसने मेरे लिए प्रे किया है, उन सब की दया से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे को प्रे कर रहे हैं। मेरे वर्क में लोग मेरे को प्रे कर रहे हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, ऑफ कोर्स फैमिली मेरे लिए प्रे कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है बोर्डम, इतना टाइम कभी रहा नहीं, तो जो भी मुझको कॉल कर रहे हैं, 2-4 मिनट बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उस तरह से टाइम निकल जा रहा है। तो अब क्या, तो ये मेरा 7 दिन का अपडेट हुआ। मैं फिर से आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट 7 दिन का। कुछ अच्छा होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कुछ ख़राब होगा तो और भी ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे जो मेरी तरह से जूझ रहे हैं इस डिसीजन को लेने में, या फिर सोच रहे हैं कि उसको ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना है, उनको कुछ मदद मिले। और अगर आप मेरा ये सब वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट छोड़ें, कुछ क्वेश्चन है तो डालें, मैं आपको जवाब दूंगा, और इसको और आगे तक फैलाएं, क्योंकि जब आप वैसा करेंगे तो ज़्यादा लोग को इसके बारे में पता चलेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये इस तरह की बीमारी है जिसमें बहुत ही कम जागरूकता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो बहुत ही कम जागरूकता है, लोग जानते नहीं हैं। लोग खाली बोलते हैं, कई बार आप सुनते होंगे कि अरे अच्छा भला सोया था रात में, सुबह उठा तो ख़त्म।
तो उस तरह की चीज़ें जो होती है उसका एक रीज़न क्या है, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका ब्रेन हैमरेज हुआ हो। तो वैन हम लोग जब इस बात को इसको फैलाएंगे तो काफ़ी लोगों का भला होगा। बहुत लोगों को पता भी है लेकिन वो डर जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी सर्जरी हम कराएं कि नहीं कराएं, या फिर थोड़ा दिन चला ले बिना कराए हुए। तो हमको लगता है कि इसके बारे में बात करने से और इसको और फैलाने से और लोगों की मदद होगी, और वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। धन्यवाद।